नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पठार पर चर्चा कर लिया है। आज हम देखते हैं भारत के तटवर्ती मैदान। तो भारत के तटवर्ती मैदान के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या है दोस्तों। तो इसका देखते हैं निर्माण कैसे हुआ। भारत के तटवर्ती जो मैदान है इसके निर्माण पर चर्चा करते हैं। इनका निर्माण नदियों के अपरदन अवसाद निक्षेपण से हुआ है, यानी नदियों के द्वारा हुआ है। समुद्री लहरों द्वारा हुआ है, जैसे अपरदन निक्षेपण, यानी समुद्र की लहरों के अपरदन और निक्षेपण के द्वारा इन भारत के तटवर्ती मैदानों का निर्माण हुआ है। प्लेट विवर्तकनी से भी इसका निर्माण हुआ है। इनके निर्माण में सभी सहयोगी हैं, जैसे प्लेट के उत्थान और निभंजन से। तो ये है पूर्वी घाट क्षेत्र, ये है पश्चिमी घाट क्षेत्र। ये पूरा अरब सागर का हिस्सा है। ये है जो पश्चिमी घाट का जो पश्चिम तटीय मैदान है, जो ये बहुत सकरा है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ज़्यादा ये सकरा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है बंगाल की खाड़ी। अब पूर्वी तटीय मैदान इसे वो कहते हैं, या थोड़ा चौड़ा मैदान है। ये जो है थोड़ा चौड़ा मैदान है, ये थोड़ा सकरा मैदान है। तो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, पूरा ये क्षेत्र। तो इसका निर्माण नदियों, समुद्री लहरें और प्लेट विवर्तनिकी से हुआ है इसका निर्माण। इसका विभाजन देखते हैं, विभाजन कैसे हुआ है। इसका यदि निर्माण हुआ तो इसका विभाजन भी तो हुआ है। इसके विभाजन पर चर्चा करते हैं। तो इसका विभाजन देखा जाए तो दो तरह से इसका विभाजन है, एक पश्चिमी तटीय मैदान, एक पूर्वी तटीय मैदान। ये है पूर्वी तटीय मैदान, ये है पश्चिमी तटीय मैदान। तो यदि पश्चिमी तटीय मैदान पे अगर चर्चा करें तो कच्छ से, यहाँ जो कच्छ है, कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक यह पूरा फैला है। गुजरात तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट तथा मालाबार तट, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कच्छ से लेकर के, गुजरात के कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक, कटक तक, ये गुजरात का तटीय मैदान है। ये कोंकण मैदान है, अरे कन्नड़ तट मैदान है, अरे मालाबार तट मैदान है। ये है नागरकोई, ये नागरकोई पर्वत है। तो इसका निर्माण हुआ है। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण विभाजन जैसे उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल 3 से हुआ। ये पूरा उत्कल का क्षेत्र है, यह है उत्कल क्षेत्र। ये उत्कल क्षेत्र है जो उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा का ये उत्कल क्षेत्र है। यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तरी सरकार है, यहाँ से यहाँ तक कोरोमंडल तट मैदान है। तो इसका विभाजन 2 तरह से हुआ है, पश्चिमी मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान से इसका निर्माण हुआ है। मतलब विभाजन इसका हुआ है 2 तरह से। तो इसके निर्माण और विभाजन पे देख लिया। अब देखते हैं जो भारत के तटवर्ती मैदान हैं, इनकी विशेषता क्या है। इनकी विशेषता पे चर्चा करते हैं। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है, इस पे देखते हैं इसकी क्या विशेषता है पूर्वी तटीय मैदान की। तो पश्चिम बंगाल, जो पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ से पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है। यह ढालमंद है, इसकी ढालमंद है। यहाँ नदियाँ जो हैं वो अवसाद जमा करती हैं तथा डेल्टा बनाती हैं। नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ हैं पूर्वी तट की। ये सभी नदियाँ अत्यधिक अवसाद जमा करती हैं तथा यहाँ डेल्टा का भी निर्माण होता है। ये नदियाँ यहाँ अवसाद लाके जमा करती हैं, जितने भी पूर्वी तट की नदियाँ हैं। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ हैं अत्यधिक अवसाद जमा करती हैं, हमने बता ही दिया। कृत्रिम बंदरगाह यहाँ बनाए जाते हैं, इनकी विशेषता है पूर्वी तट की, यहाँ कृत्रिम बंदरगाह बनाए जाते हैं। पूर्वी तट मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है पश्चिम से। जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इससे अपेक्षाकृत थोड़ा चौड़ा है पूर्वी तट। जो पूर्वी तट मैदान है, ये पूरा मैदान इससे चौड़ा है।
इसकी औसत चौड़ाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर है। जो चौड़ाई क्षेत्र है पूरा। यहाँ चिकनी मृदा अधिक पाई जाती है, चिकनी मिट्टी अधिक पाई जाती है, जिससे यहाँ चावल की उत्पादकता में वृद्धि होती है। यहाँ चावल अधिक पाए जाते हैं। ग्रीष्म एवं शीतकालीन वर्षा ये प्राप्त करते हैं, जिससे चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। अब देखते हैं पश्चिम तटीय मैदान। तो पश्चिमी तट पे देख लेते हैं क्या है पश्चिम तट। तो कच्छ से लेकर, हमने बताया कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक यह फैला है। यहाँ ढाल तीव्र है। अगर पूर्वी तट में देखा जाए, अगर ढाल मंद है तो यहाँ ढाल तीव्र है, क्योंकि यहाँ ढाल तीव्र है तो यहाँ डेल्टा नहीं बनाती। नदियाँ जो हैं वो डेल्टा यहाँ नहीं बना पाती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं, साफ सुथरा मुहाना बनाती हैं। अरब सागर में नदियाँ गाद नहीं जमा कर पाती हैं, और यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह भी बनाए जाते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ भी वहाँ भी, तो बंदरगाह बने हैं, प्राकृतिक बंदरगाह बने हैं यहाँ। इसका जो पश्चिमी तट है अपेक्षाकृत सकरा है पूर्वी तट की अपेक्षा, क्योंकि पूर्वी तट ज़्यादा चौड़ा है इससे, और इसकी औसत चौड़ाई लमसम 64 किलोमीटर है। और जो पूर्वी तट बताया था उसका 100 से 150 किलोमीटर चौड़ा है। 100 से 150 किलोमीटर औसत चौड़ा है पूर्वी तट। और यहाँ काली मिट्टी अधिक पाई जाती है पश्चिमी तट में। यहाँ कपास मसाला भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी बहुत अच्छी उपज होती है कपास और मसाला की। तो हमने पश्चिमी तट देख लिया। अब देखते हैं नदियाँ, बंदरगाह, झीलें और क्रीक, जो रेखा होती है सर्कल रेखा, इस पे चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो यदि देखा जाए नदियाँ, तो पूर्वी तट की नदियाँ देखते हैं। पूर्वी तट पर कौन कौन सी नदी पाई जाती है पश्चिमी तट में। पूर्वी तट में यहाँ पर एक उड़ीसा में पाई जाती है, उत्कल में। उत्कल है ये पूरा क्षेत्र, इधर उत्कल पड़ता है, इधर पड़ता है उत्तरी सरकार, यहाँ से यहाँ तक पड़ता है तमिलनाडु कोरोमंडल तट। तो ये उड़ीसा में दो नदियाँ हैं, एक है ब्राह्मणी, एक है महानदी। ब्राह्मणी और महानदी दो पाई जाती है, जो उड़ीसा के उत्कल क्षेत्र में है। और उत्तरी सरकार यानी आंध्र प्रदेश में दो नदियाँ हैं, गोदावरी और कृष्णा, ये दो नदियाँ यहाँ हैं। एक नदी है कावेरी, जो तमिलनाडु में पाई जाती है। यह सब ये कोरोमंडल तट में पाई जाती है, कोरोमंडल तट में है। ये हो गया पूर्वी तट का हिस्सा। इसको देखते हैं पश्चिमी तट में। पश्चिमी तट में नदियाँ पाई जाती हैं, एक है गुजरात के कच्छ में जो मैदान है, उसमें साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी, इतनी नदियाँ गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये गुजराती मैदान पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं कोंकण तट में जुआरी नदी जो गोवा की है, तो ये कोंकण तट में पाई जाती है। और कन्नड़ तट में पाई जाती है शरावती नदी, ये कन्नड़ तट में पाई जाती है। और मालाबार तट में पाई जाती है पेरियार नदी। तो हमने नदियों को देख लिया। अब देखते हैं बंदरगाह कहाँ कहाँ स्थित है। तो पूर्वी तट में बंदरगाह देखते हैं पहले। जो देखा जाए 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18 बंदरगाह लमसम है। वैसे तो 12-13 हैं, लेकिन मुख्य रूप से 12-13 ही हैं, लेकिन कुछ इसके सहयोग से ही सहयोगी बने हैं, इनका सहयोग करते हैं एक दूसरे का। तो पूर्वी तट पे जो है बंदरगाह देख लेते हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल में एक है कोलकाता बंदरगाह, एक है हल्दिया बंदरगाह, मतलब ये इसका सहायक है। यह हल्दिया बंदरगाह, यह है कोलकाता बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में एक बंदरगाह पाया जाता है, ये पारादीप बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में एक पाया जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, और मछलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है, ये बंदरगाह हो गया। चेन्नई में है, तमिलनाडु के चेन्नई में एक बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। एक है नागपट्टनम बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में है। पूर्वी तट के हो गए ये बंदरगाह। अब देखते हैं पश्चिम तट में जो बंदरगाह पाए जाते हैं, पश्चिम तटीय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह यहाँ पाया जाता है गुजरात में, गुजरात के कच्छ में कांडला बंदरगाह पाया जाता है। इसके बाद बंदरगाह एक है ओखा बंदरगाह, ये भी गुजरात का ही, ओखा बंदरगाह ये भी गुजरात का ही है। इसके बाद पोरबंदर बंदरगाह, पोरबंदर साबरमती आश्रम के पास
है समझ लो। पोरबंदर बंदरगाह, और एक है यहाँ भड़ौच बंदरगाह, और एक है अंकलेश्वर बंदरगाह सब, और एक है सूरत बंदरगाह। इतने सब से क्षेत्र सूरत में पाए जाते हैं। तो इतने भी बंदरगाह हैं, सूरत, अंकलेश्वर, भड़ौच, पोरबंदर, ओखा, कांडला आदि बंदरगाह सभी। एक नवी मुंबई में बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। गोवा में मरमगांव बंदरगाह है। बंगलोर में मंगलोर बंदरगाह है। और एक चेन्नई में कोच्चि बंदरगाह है। एक कन्नड़ तट में है, कोंकण तट में है। और एक गुजरात, ये पूरा इधर गुजरात का तट है। एक कोंकण तट है, इसके बाद एक कन्नड़ तट है। इसके बाद देखते हैं क्रीक और लैगून झील। तो ये कच्छ के रण में क्रीक, तो क्रीक जो सर क्रीक है, ये सर क्रीक रेखा कच्छ के रण में पाई सर क्रीक, और कोरी क्रीक और कोन क्रीक। तो उसके बाद पूर्वी तट में देखते हैं उड़ीसा में एक यहाँ पर पड़ती है चिल्का झील। उड़ीसा में यहाँ पड़ती है चिल्का झील, और यहाँ पड़ती है जो ये है एक कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में, जो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में ही एक झील है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और इधर पुलिकट झील है। केरल में दो झील है, भीमनाथ झील और अष्टमुडी झील। अष्टामुडी झील और भीमनाथ झील, ये दोनों लैगून झील हैं जो केरल में पाई जाती हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि जो भारत के तटवर्ती मैदान तथा झील एवं नदियों के बारे में चर्चा किया है दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।